अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज सिटी स्पेशल के साथ मैं हूँ आपका होस्ट ताहा मलिक और आज बात की जाएगी कराची की सियासत के हवाले से। कराची की सियासत में एक बड़ा नाम जो है वो जमात इस्लामी का है। जमात इस्लामी माजी में भी इस सियासत का हिस्सा रही है और आइंदा आने वाले दिनों में या आने वाले मुस्तकबिल में जमात इस्लामी की क्या हिकमत अमली होगी, क्या लाहे अमल होगा, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो मेरे जमात इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र मौजूद हैं। उनसे कुछ मुस्तकबिल के हवाले से भी बात की जाएगी और कुछ माजी के भी खतखाल जो है वो निकाले जाएंगे। सबसे पहले मुनीम भाई अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। मुनीम भाई, सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूँगा कि जमात इस्लामी अगर हम कराची को देखें तो जमात इस्लामी कराची में उसका रोल क्या है? एक सियासी पार्टी है, हल सिर्फ जमात इस्लामी है या फिर सिर्फ जमात इस्लामी है और कोई नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी और कराची जो है वो लाज़िम व मलज़ूम है। और कराची वो शहर है कि जहाँ माइग्रेशन के बाद, तकसीम पाकिस्तान के बाद लाखों की तादाद में लोग जो है वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए और बिलखुसूस इंडिया में यूपी से, सीपी से, बिहार से इन इलाकों के लोग यहाँ आकर सेटल हुए। ये सारे वो लोग थे कि जिनमें से बेशतर अफराद वो थे कि जिन्होंने वहाँ आला तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन सिर्फ़ एक कौस के लिए इस वतन अज़ीज़ में आए कि वो कौज़ ये था कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर ये वतन अज़ीज़ हासिल किया गया। और आप देखें कि 1964 तक ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत रहा कराची पढ़े लिखे लोगों का मस्कन है। यहाँ रहने वाले अपनी एक ख़ास पहचान रखते हैं, तालीमी हवाले से एक पहचान रखते हैं, पूरे मुल्क में इनकी बात सुनी जाती थी। और लेकिन हमारी बदकिस्मती हुई कि वक्त गुज़रने के साथ साथ फिर जो सियासी उतार चढ़ाव आया, जो हुक्मरानों की पॉलिसियाँ आईं, इसके नतीजे के अंदर कराची को इग्नोर किया गया या फिर ऐसी पॉलिसियाँ लाई गईं जिसके नतीजे के अंदर जो है वो हमारा ये शहर महरूमी की एक दास्तान बन गया और इससे कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया। तासुबात की आंधी चली जिसके नतीजे में जिसकी नज़र हमारा ये शहर हो गया। और उससे भी आगे बढ़ के अगर बात की जाए कि देखें, जमात इस्लामी और ये शहर तो लाज़िम व मलज़ूम है, इसलिए कि 1979 से लेकर 1987 तक इस शहर के अगर मेयर रहे हैं, 2 मरतबा अब्दुलसत्तार अफ़गानी रहे हैं। हमने अव्वलीन दिन से इस शहर की खिदमत की है, इस शहर के रहने वाले लोगों की खिदमत की है। 2001 से लेकर 2005 तक का जो दौर बल्दियाती दौर था, जिसमें नेमतुल्लाह खान साहब इस शहर के सिटी नाज़िम थे, वो इस दौर का सुनहरा दौर था जब शहर में शहरियों ने देखा कि शहर के अंदर तरक्की हो रही है, शहर के अंदर जो है वो डेवलपमेंट का काम हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए हम ये बात कहते हैं कि लाज़िम व मलज़ूम है और शहर की तरक्की जमात इस्लामी से वाबस्ता है, इसके अलावा शहर की तरक्की वाबस्ता नहीं है। सिर्फ जमात इस्लामी ही हल है? इसके अलावा अगर कोई और पार्टी चाहती है, कोई और सियासी पार्टी अगर चाहे कराची के मसाइल को हल करना, तो क्या जमात इस्लामी उनके साथ मिलकर नहीं चल सकती? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि हल सिर्फ जमात इस्लामी है। बाकी कोई भी पार्टी अगर कराची को सर्व करना चाहे तो हमें इस पर कोई वो नहीं है, वो करे। लेकिन माजी में हमने देखा कि लोगों को मौक़े मिले, लेकिन उन मौक़ों को ज़ाया कर दिया गया। और MKM एक बड़ी क़ुव्वत के तौर पे मौजूद थी, लोगों की दिली तौर पे उसके साथ हमदर्दियाँ थीं, लेकिन जिस तरह कराची को इग्नोर किया गया और जितनी बड़ी क़ुव्वत उस वक्त MKM थी, MKM का तूती बोलता था एक ज़माने में, MKM के कहने पे मिनटों के अंदर पूरा शहर बंद हो जाता था। लेकिन आप देखिए कराची के शहर के लोगों को क्या मिला? आपकी तालीम आपसे रुखसत हो गई, आपके सेहत के इदारे तबाह हो गए, आपके बल्दियात के इदारे तबाह कर दिए गए। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ज़ाहिर बात है वही लोग हैं जो इक़्तिदार में थे, जिनके पास इख्तियार था, जो हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। तो सवाल तो ये उनसे बनता है, हम तो ये कहेंगे हल सिर्फ जमात इस्लामी है, लेकिन सवाल तो उन सब लोगों से बनता है ना कि जिनके पास इख्तियार था, इक़्तिदार था, लेकिन वो कराची के लोगों की कोई खिदमत नहीं कर सके, कराची के लोगों का मसला हल नहीं कर सके। उन्होंने सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो चंद शायद छोटे मोटे काम कर लिए, लेकिन अमलन जो है वो शहर की खिदमत नहीं की। पीपल्स पार्टी 16 साल से बरसर इक़्तिदार है। अब आप मुझे बताइए इस शहर के अंदर कौन है? इस शहर के अंदर इस वक्त जमात इस्लामी है, MKM तो इस वक्त फॉर्म 47 की पैदावार है, उसको मुसल्लत कर दिया गया है, PTI है, पीपल्स पार्टी है, 16 साल से सूबे पे बराजमान है, लेकिन अमलन इन पार्टियों ने ये सब बरसर इक़्तिदार रहे हैं, इस शहर को कुछ नहीं दिया है। अच्छा, हम अगर देखें तो जमात इस्लामी समेत तमाम पार्टियों का एक माजी है। अगर वो माजी भुला करके
काम करने चाहते हैं, नई पॉलिसीज़ बनाना चाहते हैं अपनी सियासत के अंदर कराची के मसाइल को लेकर के, नई पॉलिसीज़ के तहत क्या किसी किस्म का इत्तेहाद हम कह सकते हैं जमात इस्लामी का किसी के साथ हो सकता है, किसी भी पार्टी, चाहे वो MKM हो, पीपल्स पार्टी हो, माजी को बुला करके अगर आगे मुस्तकबिल की बात करें तो मुस्तकबिल में क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, माजी को बुलाया नहीं जा सकता ना। माजी को इसलिए नहीं बुलाया जा सकता कि कराची में जो पिछले 30-35 साल गुज़रे हैं वो शहर के लिए वर्स्ट सिचुएशन थी शहर की, और अभी भी सूरत-ए-हाल कमोबेश ऐसी ही है। और इसलिए भी नहीं बुलाया जा सकता कि ये सारी पार्टियां हम कैसे बुला दें, जिसके पास जो कुछ कर सकता हो, जो डिलीवर कर सकता हो, जिसके पास वसाइल हों, और फिर वो कहे कि वो कुछ ना करे, तो इसको तो नहीं बुलाया जा सकता ना। अगर लोग सिंसियरली कुछ करने के लिए राज़ी होते तो शायद ये बात मुमकिन थी, लेकिन हमने तजर्बात कर लिए। हम बहुत से इत्तेहादों का हिस्सा रहे हैं, जमात इस्लामी मुल्क के अंदर बेशुमार इत्तेहादों का हम हिस्सा रहे हैं, और हमारी सियासत पिछले तकरीबन 1970 से लेकर कमोबेश 2018 तक, सिवाय 2013 का एक साल ऐसा था कि जिसमें जमात इस्लामी अपनी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ी। 2018 में भी हम जो है मजलिस अमल के प्लेटफॉर्म पर, तो जमात इस्लामी ने फैसला कर लिया है कि हम अपनी बुनियाद पर खड़े हैं। अगर कोई संजीदा है शहर के हवाले से और मुल्क के हवाले से, तो वो आगे आए, अपनी संजीदगी का इजहार करे, फिर बात देखेंगे, फिर बात हो सकती है। जमात इस्लामी ने तो फैसला कर लिया कि वो अब अपने दम पर इलेक्शन लड़ेगी। हमने देखा बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जमात इस्लामी ने जो है वो एक अच्छी खासी जो है यूसीज़ पर कामयाबी हासिल करी, नॉर्थ टाउन्स के अंदर उनकी कामयाबी हासिल है। लेकिन उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन आता है, और फिर जनरल इलेक्शन के अंदर जमात इस्लामी हमें बहुत पीछे नज़र आती है दूसरी जमातों से। तो ऐसा क्यों? जमात इस्लामी शहर की वोट के हिसाब से, सीटों के हिसाब से, टाउन्स के हिसाब के लिहाज से मैं कहूँगा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वोट हमारे अभी भी सब पार्टियों से ज़्यादा हैं, PTI से भी ज़्यादा हैं, पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि हमारे पास जो यूनियन कौंसलें हैं वो 87 यूनियन कौंसलें हैं, और ये 87 यूनियन कौंसलें तो वो हैं कि जो हम बचा पाए। जो फॉर्म 11 और 12 के अंदर जिस तरह फॉर्म 45 और 47 का मामला है, बल्दियात के अंदर फॉर्म 11 और 12 था, हम ये बचा पाए, वरना 14 यूसीज़ आज भी उनका केस ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा है। यानी हमारे पास 101 तो 14 तो वो हैं कि जो हमारे पास रिज़ल्ट मौजूद है, और वो रिज़ल्ट हमसे छीन लिया गया। यानी अगर कहीं 7000 वोट लेके हमारा एक फ़र्द यूसी के अंदर कामयाब हुआ है, तो 1500 लोग जिसको वोट मिले थे उसको कामयाब करार दे दिया गया, और हम ट्रिब्यूनल के अंदर इसको फ़ाइट कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में गए, हम इलेक्शन कमीशन में गए, और आज हम ट्रिब्यूनल के अंदर मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी को बल्दियात में हमें सबसे ज़्यादा शहर ने वोट दिए। आम इंतखाबात में भी जमात इस्लामी के वोटों की तादाद कम नहीं है, 8.25 लाख वोट हैं जो हम इस शहर ने हमें दिए हैं। लेकिन जमहूरियत के नाम पर जो ड्रामा रचाया जाता है, जिस तरह का खेल खेला जाता है, यानी वो लोग कि जिनको शहर ने 1 लाख से लेकर 1.5 लाख वोट दिए हैं, उनको आपने 15 सीटें जो हैं उनके हवाले कर दी, MQM के हवाले कर दी। और जमात इस्लामी जिसको 8.25 लाख वोट मिले हैं, और फॉर्म 47 पर हमारे आधे दर्जन से ज़ायद लोग हमारे जीते हुए हैं, फॉर्म 45 पर, लेकिन आपने फॉर्म 47 के ज़रिए सारे नताइज तब्दील कर दिए। आपने 3000 को 30,000 कर दिया, और जिसके वोट 29,000 थे आपने उसको शिकस्त दे दी। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी यूसीज़ बचाने में कामयाब हो जाती है, फॉर्म 11 और फॉर्म 12 को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन जनरल इलेक्शन में यही जमात इस्लामी फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज को बचाने में कामयाब नहीं होती। इसकी वजह देखिए, हम तो फॉर्म 45 के हवाले से भी अदालत में हैं, ट्रिब्यूनल के अंदर हैं। हम इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन के वेरी नेक्स्ट डे हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी हम बता सके हमने वो भी बचाई हैं, हमारे पास मौजूद हैं। हम तो ये कहते हैं कि और लोग इस बात को साबित करें कि आया उनके पास फॉर्म 45 है, तो आइए हमारा मुकाबला कीजिए। हम फॉर्म 45 हमारे पास आज भी मौजूद हैं, और ट्रिब्यूनल के अंदर हम मौजूद हैं। हम इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट भेजा, इलेक्शन कमीशन हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन गए, इलेक्शन कमीशन से ट्रिब्यूनल के अंदर मौजूद हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 5 नशिस्तें तो वो हैं कि जिनका केस हमारा ट्रिब्यूनल के अंदर मौजूद है, और हम उसको फ़ाइट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपनी रिज़ल्ट बचाने में कामयाब ना हुए हों। मुनीम भाई, केसेस होते भी हैं और केसेस चलते भी रहते हैं, लेकिन बात जो है वो नताइज के ऊपर की जाती है। जनरल इलेक्शन में अगर हम देखें तो वो जमात इस्लामी जो है वो अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी, कराची में ख़ास तौर पर सिर्फ 2 सूबाई असम्बलीज़ की जो सीटें थी उस पर कामयाबी मिली, जिसमें से एक आपके अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईम ने जो है वो छोड़ दी।
अब इसके आगे क्या है? अब जब हम देखते हैं कि जमात इस्लामी हर प्लेटफॉर्म पर जाकर एहतजाज भी करती है, अपनी आवाज़ भी बुलंद करती है, लेकिन क्या कराची के मसाइल का हल सिर्फ आवाज़ उठाना है, आवाज़ को बुलंद करना है, कोई अमली जामा नहीं फैलाया जाता? देखिए, जमात इस्लामी जद्दोजहद पर यकीन रखती है और हम यही जद्दोजहद है कि जिसको लेकर हम इस शहर कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। हम हर जगह लड़ रहे हैं, हम इस्लामाबाद में भी इसका मुकदमा लड़ रहे हैं, हम अदालतों में लड़ रहे हैं, हम चौक चौराहों पे लड़ रहे हैं और यही वो चीज़ है कि जिसने इसको टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है, इन सारे मसाइल को वक्त की आवाज़ बना दिया है। जो जमात इस्लामी जो है वो जिन मौज़ूआत पर जमात इस्लामी बात कर रही है, बात सिर्फ इतनी नहीं है कि हम एहतजाज कर रहे हैं, ये तो एक पहलू है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 9 टाउन्स हैं और 9 टाउन्स में हमारी जो टाउन चेयरमैन हैं और यूसी चेयरमैन हैं, इनको कमोबेश 1 साल होने को आ गया है। हमारे पास जो इख्तियार है, जो टाउन में होते हुए जो हमारी यूसीस को इख्तियार है और जो वसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इस पर यकीन रखते हैं और ये हमारा माजी इस बात का गवाह है। नेमतुल्लाह खान साहब ने इस शहर को 32 कॉलेजेस का तोहफ़ा दिया। नेमतुल्लाह खान साहब ने इस शहर को K3 का तोहफ़ा दिया। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में K4 बना। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में K4 की फिजिलिटी बनी, जिस पे आज तक काम नहीं हुआ 19 साल गुजरने के बावजूद। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर के अंदर पार्क डेवलप किए गए, ग्राउंड्स के अंदर फ्लड लाइट्स लगाई गई, नौजवानों को खेल के मौके दिए गए। अब ये सारी चीज़ें हैं ना कि जो हमने डिलीवर की हैं, हमने खिदमत की है, हमने सिर्फ बात नहीं की। और आज भी हमारे टाउन अल्हम्दुलिल्लाह इन 11 महीनों में 100 पार्क हैं जो हमारे लोगों ने इन्हीं हमारे 9 टाउन्स के गली मोहल्लों के जो पार्क हैं। कराची के लोगों के पास क्या है? कराची के लोगों के पास खेलने के लिए है, कराची के लोगों के पास तफरीह के लिए ये पार्क ही है ना। लेकिन वो पार्क भी डेवलप नहीं थे, धूल उड़ रही थी, मट्टी उड़ रही थी। 100 के करीब पार्क हमने डेवलप किए हैं। हमने गली मोहल्लों के अंदर लाइट्स लगाई हैं ताकि गलियाँ कम से कम गलियाँ रोशन हों। हमने पेवर ब्लॉक्स लगाए हैं गलियों के अंदर और इंशाअल्लाह ताला आगे आप देखेंगे मज़ीद इन टाउन्स के अंदर बिलखुसूस के जहाँ जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हैं, हमने ये बात कही थी कि हम इख्तियारात से बढ़कर काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इस बात को साबित करेंगे कि इख्तियारात से बढ़कर अगर कोई काम कर सकता है तो जमात इस्लामी कर सकती है। और वो लोग कोई चीज़ डिलीवर नहीं कर सकते कि जिनके अंदर विल ना हो, जिनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा ना हो, जिनके अंदर लोगों को सर्व करने का, लोगों की खिदमत करने का जज्बा ना हो, वो कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो MKM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ और फिर ब्रेक पर से वापस आने के बाद इस सिलसिले का दोबारा आगाज़ करेंगे और फिर जो है थोड़ी सी बल्दियाती इंतखाबात में जहाँ पर हमें कामयाबी मिली थी जमात इस्लामी को, उनके टाउन चेयरमैन के हवाले से बातचीत की जाएगी कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है और वो मज़ीद क्या काम कर सकते हैं। नाज़रीन किरामी, ब्रेक के बाद हम वापस चलते हैं, एक गुफ्तगू का दोबारा आगाज़ करते हैं और आगाज़ करते वक्त अब ये सवाल करेंगे मुनीम भाई आपसे कि जमात इस्लामी ने 9 टाउन्स के अंदर कामयाबियाँ हासिल करी, उसके साथ ही आपके इत्तेहादी जो कि 3 टाउन उनके पास भी मौजूद हैं, यानी कि 25 टाउन में से 12 टाउन अगर हम देखें तो जमात इस्लामी के ज़ेर असर डायरेक्ट और इनडायरेक्टली वो आते हैं, यानी कि आधा कराची जो है वो अभी भी आपके पास है। लेकिन अगर हम नताइज की बात करें तो नताइज पर सिर्फ हमें पार्क्स बताए जाते हैं कि पार्क्स बना दिए गए, रोड्स का जो नेटवर्क है वो हमें बेहतर नहीं दिखता। हम मानते हैं कि मेन सड़कें जो है वो KMC के अंडर में हैं, लेकिन अंदरूनी सड़कें हैं उनका हाल भी बेहाल है। तो अब इसका क्या नतीजा है, इसका क्या हल है? देखिए, हल इसका यही है कि हुकूमत वक्त जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वफाकी हुकूमत, वफाकी हुकूमत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MKM पर मुश्तमिल है। मुस्लिम लीग नून को तो कराची से कोई गर्ज नहीं और इसी तरह हमने पिछले 6-7 बरसों में हमने देखा 2017 के अंदर कराची के लिए 25 करोड़ रुपए का अनाउंस किया गया कि जी तरक्याती बजट दिया जाएगा इसको और स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। फिर 1100 रुपये का जो है वो पैकेज एक आया, फिर 162 रुपये का एक पैकेज आया। जो किसने दिया? वो मुस्लिम लीग नून ने दिया, वो PTI ने दिया। सवाल तो ये है कि सारी पार्टियाँ वफाकी हुकूमत के अंदर मौजूद हैं, लेकिन कराची को जो उसका जायज़ हक़ मिलना चाहिए वो कराची उस हक़ से महरूम है। कराची में डेवोल्यूशन ऑफ पावर 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी के पास वसाइल की कमी नहीं है। 18वीं तरमीम से पहले अगर सूबे को 178 बिलियन रुपए मिलते थे 18वीं तरमीम से पहले, जो 2007 में, आज 17 साल गुजरने के बाद इसी सूबा सिंध को मोर और लेस 1900 अरब रुपए मिल रहे हैं। आप मुझे बताइए कि वो
कहाँ जा रहे हैं, वो क्यों डिवॉल्व नहीं किसके पास जा होते, रहे हैं? वो क्यों डिवॉल्व नहीं होते। अगर यही पार्टियाँ जो हुकूमत में हैं वो कहती हैं 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों को इख्तियारात मिलना चाहिए, फिर आप NFC के बाद PFC क्यों नहीं करते, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन क्यों नहीं बनाते आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए क्यों नीचे टाउन्स के अंदर इख्तियारात तकसीम नहीं करते। इस वक्त शहर का एक बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहली का है। आपके टाउन की तरफ आ रहा हूँ मैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो तबाहली है उसकी वजह क्या है, उसकी वजह वाटर एंड सीवरेज है, पानी और सीवरेज है। पानी और सीवरेज ये दोनों चीज़ें सूबाई हुकूमत ने अपने हाथ में रखी हुई हैं। वो टाउन के पास इख्तियार नहीं है, ना सीवरेज के हवाले से कि इसको जो है वो ठीक किया जाए, और ना पानी के हवाले से, और ना ही कचरा उठाने का इख्तियार टाउन के पास है। इसी तरह जो मरकज़ी शाराएँ हैं जिनको मुर्तज़ा वहाब साहब कहते हैं 106 शाराएँ हैं, वो शाराएँ हैं इस शहर की, वो तो चलें खुद वो एडमिट कर रहे हैं कि KMC के अंडर में आती हैं, उनको बनाना है। अब आप मुझे बताइए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर आप ना करें, आप टाउन को इख्तियार ना दें, आप UC को इख्तियार ना दें। मैं आपको बताऊं कि UC को 5 लाख रुपए मिल रहे थे, इन्होंने बजट 12 में, लाख हो चुके हैं। इन्होंने बजट के अंदर इस बात को पास किया कि 12 लाख रुपए जो है वो 12 लाख 2 महीने गुजरने के बाद, जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, अब जाके 1 सितंबर को ये लेटर जो है वो जारी हुआ है, नोटिफाई हुआ है। इसी तरह टाउन के वाले से भी OZT। अब 5 लाख रुपए में क्या होता है, 5 लाख रुपए में से 4.5 पौने 5 लाख रुपए तो तनख्वाहों की नज़र हो जाते हैं। और UC के पास इख्तियार ये है कि UC बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, निकाह नामा, इनके ज़रिए कुछ इनको आमदनी जितनी भी हो जाती है उसके ज़रिए वो काम चला रहे हैं। अब जाके 12 लाख रुपए किए हैं, और 12 लाख रुपए करके भी लग रहा है कि एहसान किया जा रहा है। भाई 12 लाख रुपए नेमतुल्लाह खान साहब ने UC को आखिरी साल 1 करोड़ रुपए डेवलपमेंट फंड के लिए UC को दिए। सेकेंड लास्ट ईयर 64 लाख रुपीज़ हर UC को बिला तखसीस, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की UC हो, तमाम UCs को, यानी लास्ट ईयर 1 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के, उससे सेकेंड लास्ट ईयर 64 लाख रुपीज़। तो ये इस तरह होती है ना लीडरशिप, कि सबको साथ लेकर चलना है। जब आप UC को फंड नहीं दें, जब आप टाउन को जो है वो किसी चीज़ का इख्तियार ना दें, ना डेवलपमेंट का इख्तियार है, ना पानी का है, ना सीवरेज का, तो बड़ा मसला तो इस वक्त गली महल्लों का जो मसला है वो सीवरेज का मसला है, वो पानी का मसला है। जगह जगह वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से लाइनें टूटी हुई हैं। अब आप उस पर काम नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ये इख्तियार उनका है। लेकिन उसके बावजूद भी हम इस दायरे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाउन्स ऐसे हैं कि जिन्होंने 4-4 करोड़ रुपए सिर्फ वाटर एंड सीवरेज पे खर्च किए हैं, जो हमारा डोमेन नहीं आता। हम तो ये कहते हैं कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, वसाइल की तकसीम होना चाहिए, इख्तियारात की तकसीम होना चाहिए, इख्तियारात टाउन और UC की सतह पर जाएँ, उस वक्त आपको हकीकी मानों में इसके नताइज भी मिलेंगे। तो मुनीम भाई, टाउन का भी तो अपना बजट मौजूद है, टाउन भी तो अपनी उनकी काउंसिल मौजूद है, वो बजट के थ्रू क्यों सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों नहीं रखा गया। पार्क ठीक है, एक तफरीही सहूलियात मिलनी चाहिए आवाम को, लेकिन जो अंदरूनी गलियां हैं, मैं अगर अपने घर से निकलूँ तो सबसे पहले मैं अपनी गली में जाऊँगा, अगर मेरी गली ही सही नहीं है तो फिर मैं उस पार्क का क्या करूँ। देखिए, ये सारे काम तो साथ साथ ही चलेंगे ना, पार्क भी होगा, खेल का मैदान भी होना चाहिए, पार्क भी होना चाहिए, और ये सब चीज़ें थीं इस शहर के अंदर ही थीं, गलियाँ इसकी डेवलप होती थीं, सड़कें भी इसकी डेवलप थीं, पानी भी लोगों को मैसर था, सीवरेज भी का निज़ाम भी चलता था। लेकिन जब वो एक सिस्टम के तहत होता है तो बहुत आसानी होती है। होता ही है कि एक काम आप शुरू करें, मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा शफीक मोड़ से लेकर अल्लाह वाली एक चीज़ मौजूद बहस बनी हुई है आजकल। अब ये पिछले 7 साल पहले ये सड़क 48 इंच की सीवरेज की लाइन डालने के लिए सड़क खोद दी गई। अब उस सड़क को में 48 इंच की लाइन पड़ गई, उसके बाद उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। KMC के अंडर में वो सड़क आती है, और कैफियत ये है कि उस पूरी सड़क जो कोई मेरा ख्याल है कि बिला मुबालगा 2 किलोमीटर पर मुश्तमिल वो सड़क होगी, उस सड़क पर लोग धूल मट्टी उड़ाई है। उसका जो रोड कटिंग के जो रकम थी वो भी KMC ने ले ली। लोग समझते हैं वो टाउन के अंडर में है, वो टाउन के अंडर में है ही नहीं, KMC के अंडर में है। अब अगर कोई काम टाउन करना शुरू करे, बफर जोन की एक सड़क है जो 15A1 और 15A3 के दरमियान बड़ी सड़क है, उस पर काम शुरू किया, हमारे टाउन ने काम शुरू किया, नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन ने काम शुरू हो गया। जब काम
इख्तिताम की जाने पहुंचा तो पता ये चला कि कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को तो यहाँ पानी की लाइन डालना है। अब आप मुझे बताइए, ये तो वसाइल का ज़िया है ना। कराची वाटर एंड सीवरेज को उस वक्त ख्याल आया कि जब 75% काम मुकम्मल हो गया कि हमें तो यहाँ सड़क पानी की लाइन डालना है। अब अगर आप सड़क बना दें तो क्या पानी की लाइन बाद में पड़ेगी? इसका मतलब क्या होगा? फिर वो धंधा है सारा जो इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है, करप्शन, लूट मार, वसाइल का ज़िया। लिहाजा आप इंशाल्लाह ताला देखेंगे ये अंदरूनी गलियां हैं, सड़कें हैं, अंदरूनी सड़कें जो टाउन के डोमेन में आती हैं। इंशाल्लाह ताला इस पर आप इस साल देखेंगे कि काम होता आपको नज़र आएगा। इंशाल्लाह ताला जो हमारे पास जितने भी वसाइल हैं हमारे पास, इंशाल्लाह ताला उसकी बुनियाद पर हम डेवलपमेंट कोई फिक्स डेट, फिक्स टाइम मिल जाएगा हमें? देखिए, फ़िक्स टाइम तो कोई नहीं है, लेकिन जितना शहर बर्बाद है, जितना तबाहाल है, कोई इदारे, फिर मैं बात वही होती है ना, कोई इदारा सिंक्रोनाइज नहीं है। सारे वसाइल पर, सारे इख्तियारात पर, सारे इदारों पर पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का कब्ज़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कचरा उठाने का काम भी उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया है। जो काम पहले सैनिटरी वर्कर करते थे, टाउन के पास होते थे, इन्हीं यूसीज के पास होते थे, अब कॉन्ट्रैक्ट पे लोग भर्ती होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो इन भर्ती होने वाले अफराद को, आज 100 लोग दूसरे हैं, कल 100 लोग दूसरे होंगे। कॉन्ट्रैक्ट पे लोग होते हैं, डेली वेजेस पर होते हैं ये सारे, और उनको कोई गर्ज नहीं होती कि टाउन में क्या मसाइल हैं क्या नहीं है। अगर ये सिंक्रोनाइज हों सारी चीज़ें, और हम यही तो बात कह रहे हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर करिए आप, जिसके नतीजे के अंदर कराची के लोग जो हैं वो इस मुश्किल से निकलेंगे जिस मुश्किल से गुजर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए, गुफ्तगू के सिलसिले का एक बार फिर जो है एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आगाज़ करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जाते हैं और जाने के बाद दोबारा अब जब आएंगे तो आने के बाद बात की जाएगी कि जमात इस्लामी का आगे मुस्तकबिल में लाहे अमल क्या होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची की तब्दीली के बाद जो है वो जमात इस्लामी की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या पॉलिसीज़ के अंदर चेंज की गई हैं, और वो कौन कौन सी तहरीकें हैं जिनका आगाज़ अनकरीब मुस्तकबिल में हो सकता है। जी शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और गुफ्तगू के आगाज़ के साथ ही सबसे पहले मुनीम भाई आपके साथ जानना चाहूँगा कि आप हाफिज़ नईम उर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान बने, उसके बाद आपको मौका मिला, आपकी एक तंजीमी स्ट्रक्चर के तहत आप जो है वो अमीर जमात इस्लामी कराची बने। अब आपने क्या सोचा है कि जमात इस्लामी का आइंदा का जो लाए अमल है वो क्या होगा मुस्तकबिल करीब में? वो कौन कौन सी तहरीकें हैं? हमने देखा इससे पहले हक दो कराची जो तहरीक थी वो चल रही थी, उसी तहरीक को आगे लेकर के चलेंगे? कोई नई तहरीक हमें दिखेगी? किस तरीके से जमात इस्लामी जो है वो काम करेगी? देखिए, जमात इस्लामी का एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, और हमारे जो भी प्लानिंग होती है, मनसूबाबंदी होती है, पूरी मशावरत के साथ होती है। हमने बहुत सोच समझ के कराची के जो इश्यूज़ हैं इन पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बात की है। हक दो कराची के उन्वान से हम इस पूरी तहरीक को लेकर चल रहे हैं, और इन फ्यूचर भी हम इंशाल्लाह ताला हक दो कराची के उन्वान से इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसमें कराची के जो जेन्युइन मसाइल हैं, आवाम के जो जेन्युइन मसाइल हैं, ना सिर्फ उन मसाइल को उजागर किया जाएगा। आप देखें ना कि इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ा इशू है, शहर का बहुत बड़ा मसला है। जिस तरह लोग के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग से, भारी भारी बिलों से, बिलों के नतीजे के अंदर लोग परेशान हैं, शहर के लोग परेशान हैं। ये जमात इस्लामी ने इसको मौजू बनाया है। इसी तरह देखें, हक दो कराची तहरीक के साथ साथ इसकी कंटिन्यूएशन के अंदर हमने हक दो अवाम तहरीक भी मरकज़ की सतह पर हमारे लॉन्च की गई है। इसके अंदर हम बेसिक जो जेन्युइन इशूज़ हैं आवाम के, मिसाल के तौर पे IPPs, अब लोगों को तो नहीं पता था कि IPPs क्या हैं, किस लोगों को तो सिर्फ के इलेक्ट्रिक जानते हैं। जो कराची में अगर कोई IPP है तो वो के इलेक्ट्रिक है। कराची में बिजली पैदा करने का इदारा जैसा तैसा है वो के इलेक्ट्रिक ही है, जिसके खिलाफ हम एफर्ट्स कर रहे थे। अब IPPs हैं, अब IPPs के नाम पर जिस तरह डॉलर बेस्ड मुआहदे किए गए हैं, जिस तरह आवाम पिस रहे हैं, जिस तरह एक लूट मार है, अब ये लोगों को पता चला है जमात इस्लामी की इस हक दो अवाम तहरीक के ज़रिए कि किस तरह लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती हो रही है, किस तरह टैक्सेस की भरमार है, महंगी बिजली है, और इसी तरह बच्चों को तालीम मैसर नहीं, बच्चों की स्टेशनरी पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। ये वो सारी ज़ालमाना हथकंडे हैं जो हुक्मरान अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हक दो कराची तहरीक भी जारी रहेगी, और इसी कंटिन्यूशन में हमारी हक दो अवाम तहरीक है। हम ये चाहते हैं कि अवाम को उनका हक़ मिलना चाहिए, जायज़ हक़ मिलना चाहिए, जुल्म का ख़ात्मा हो, नाइंसाफ़ी का ख़ात्मा हो, और वतन अज़ीज़ जिस मकसद के लिए बना था, यहाँ अदल का निज़ाम हो, यहाँ लोगों को इंसाफ मैसर हो, यहाँ लोगों को अमन मैसर हो, यहाँ लोग चैन और सुकून के साथ रह सकें, यहाँ लोगों को तालीम मैसर हो, सेहत के मौक़े हों, लोग अपने मुस्तकबिल के लिहाज से परेशान ना हो, अपने बच्चों के लिए परेशान ना हो कि उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। आज तो बच्चों का मुस्तकबिल भी अंधेरा नज़र आ रहा है ना, डार्क नज़र आ रहा है, कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा कि इस
मुल्क के अंदर बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, किस तरह ये तालीम हासिल करेंगे, किस तरह इनको मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के। और हम देख रहे हैं नौजवान तबका 65% नौजवान तबका है, और वो 65% नौजवान तबका, ये मुमकिन नहीं है कि हर आदमी शहर से चला जाए, हर आदमी मुल्क से बाहर चला जाए। जो हाल आपने शहर का कर दिया है, जो मुल्क की आपने सूरत हाल पैदा करती है, जहाँ लोगों को मौके मिलते हैं तो क्या होता है, ब्रेन ड्रेन होता है। लोग जाते हैं, प्रोफेशनल जाते हैं, डॉक्टर जाते हैं, इंजीनियर जाते हैं, बिजनेसमैन जाते हैं, अपना कारोबार यहाँ से जा रहा है। इसकी वजह क्या है, हमारे हुक्मरानों ने जो पिछले 70 साल से किसी न किसी शक्ल के अंदर हमारे सरों पर मुसल्लत हैं, उन्होंने आवाम को इंसाफ नहीं दिया, उनको उनका हक नहीं दिया। अच्छा मुनीम भाई, इससे पहले कि मैं हक दो कराची तहरीक के ऊपर आऊँ, एक सवाल जो भी आपने जिसका जिक्र किया, के इलेक्ट्रिक आपकी नज़र में सॉल्यूशन क्या है? क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक का, इसका कोई और अल्टरनेट सॉल्यूशन, और अल्टरनेट सॉल्यूशन अगर नहीं निकल रहा तो फिर क्या कर सकते हैं? देखें, पाकिस्तान में बिजली पैदा करने वाले जितने भी इदारे हों, सॉल्यूशन मौजूद हैं हमारे पास। अल्लाह ताला ने यहाँ सोलर एक बहुत बड़ी कुव्वत है, सोलर एनर्जी है हमारे पास विंड एनर्जी है, हमारे पास हाइड्रो है, ये सारी हमारे पास वसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान के पास हर तरह का मौसम है, चारों मौसम हैं। पाकिस्तान के पास समंदर हैं, दरिया हैं, आप हाइड्रो के ज़रिए आप कर सकते हैं। विंड एनर्जी आपके पास, अच्छे कॉरिडोर बने हुए हैं, विंड कॉरिडोर हैं आपके पास मौजूद हैं। इसी तरह आपके पास सोलर मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती ये है हमारी कि हमारे पास वो हुक्मरान मौजूद नहीं हैं कि जो खिदमत का जज्बा रखते हों, जो ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ, जो इस बात का खौफ रखते हों कि कहीं भाई जवाबदेह होना है, इन सारे कामों के लिए जवाबदेह होना है कि जो आप कर रहे हैं लोगों के साथ। इसलिए देखें, हल यही है। के इलेक्ट्रिक का हल क्या है? के इलेक्ट्रिक का हल ये है कि आपके पास NTDC है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी मौजूद है। इसके ज़रिए अभी भी आप 1100 मेगावाट बिजली ले रहे हैं, इस सिस्टम में लेते हैं आप, के इलेक्ट्रिक लेती है। के इलेक्ट्रिक ने पिछले 19 साल में जनरेशन के अंदर कुछ नहीं किया, बोसीदा प्लांट है इनके, जनरेशन इनकी मौजूद नहीं है या बहुत कम है। इसको बराह रास्त NTDC से करना चाहिए है, इनका लाइसेंस मुलतवी करना चाहिए है। डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के लिए आपको पार्टियों को इनवाइट करना चाहिए। एक इदारे की, एक के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली, एक कंपनी की मोनोपोली ख़त्म होना चाहिए। इसी के नतीजे के अंदर कराची के लोगों को रिलीफ मिल सकता है। जब आप NTDC के ज़रिए पूरे मुल्क को आप बिजली दे सकते हैं तो कराची क्यों नहीं? अभी किसी और कंपनी को अलाउ नहीं है कि वो आकर के कराची में काम करे के इलेक्ट्रिक की जगह? इस वक्त तो 20 साल के लिए के इलेक्ट्रिक को इन्हीं जालिम हुक्मरानों ने मिली भगत के साथ इनको जो है वो लाइसेंस 20 साल के लिए मजीद लाइसेंस दे दिया है। कोई और कंपनी भी तो हमें इंटरेस्ट लेती हुई नज़र नहीं आ रही, तो फिर क्या के आप इन्वाइट कीजिए, आप संजीदा हों, आप इन्वाइट करें। जब हुक्मरानी संजीदा नहीं होंगे, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। अब स्टील मिल है ना, स्टील मिल की 19,000 एकड़ ज़मीन है। स्टील मिल कहाँ है? कराची में है। स्टील मिल अपने पीक के वक्त में, स्टील मिल जो है वो पूरी एशिया के अंदर ये सबसे बड़ी स्टील मिल थी। 24 से 25,000 एम्प्लॉयज़ थे इसके। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए आते थे। अब जाहिर बात है 25,000 एम्प्लॉय का मतलब 25,000 लोग नहीं होते। 25,000 का मतलब ये है कि हर घर में 6 लोग होते हैं। 1.5-2 लाख अफराद इससे वाबस्ता थे ना, फैमिलीज वाबस्ता थी। आज वो स्टील मिल बंद हो गई है। 19,000 एकड़ ज़मीन है। 19,000 एकड़ ज़मीन में से स्टील मिल तो शायद 7,000 एकड़ पर बना हुआ है, 12,000 एकड़ उनकी नज़रें ज़मीन पर हैं। रशिया कहता है कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे तो हम इसको एक मरतबा फिर बहाल करने के लिए तैयार हैं। रशियन हुकूमत कहती है, मैंने बयान पढ़ा आज से हफ्ता 10 दिन पहले। लेकिन हमारे हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। कोई नहीं है कि लोग जो है वो बेरोज़गारी हो गई, लाखों लोग जो है वो, क्या होगा इसके नतीजे के अंदर? आपने एक इदारा बंद कर दिया, इतना बड़ा इदारा। आप PIA की निचकारी करने जा रहे हैं। रेलवे का बुरा हाल है। अपने लोहे के कारखाने चल रहे हैं, वो नवाज शरीफ साहब के हों, जरदारी साहब के हों, इन सब के चल रहे हैं। नहीं चल रहे तो आप सरकारी इदारों को आपने तबाह कर दिया है, मेरिट को, ये डीमेरिट के नतीजे के अंदर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा हक दो के कराची जो तहरीक है काफ़ी मशहूर भी हुई, इसके अगर हम नताइज के हवाले से बात करें तो इसके नताइज क्या है? नताइज में हमने देखा कि आवाम ने जो है इतनी ज़्यादा मज़ीद हमें निकल कर के जमात इस्लामी के साथ खड़ी हुई नज़र नहीं आई। इसकी क्या वजह है? हक दो कराची तहरीक की क्या कामयाबियाँ हैं आपकी नज़र में? देखिए, आवाम ने तो अपना हिस्से का काम किया है ना। आवाम ने वोट दिया है जमात इस्लामी को बल्दियात में। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दियात में हमें 5.25 लाख वोट मिले। आम इंतखाबात में इससे ज़्यादा वोट मिले हैं। लेकिन ये तो हमारे इदारों के सोचने की बात है कि जिस जमहूरियत की लोग बात करते हैं, जिस जमहूरियत की बात लोग पार्टियां करती हैं,
वो सारी पार्टियां विरासत पे वसीयत पे चल रही हैं। पीपल्स पार्टी विरासत और वसीयत पे चल रही है। और जिस जमहूरियत की ये लोग बात करते हैं, जिसके चैंपियन बनते हैं, आज वही लोग फॉर्म 47 की शक्ल में, जिनको 2-2 हज़ार वोट मिले हैं, 3-3 हज़ार वोट मिले हैं, वो आज फॉर्म 47 की शक्ल में असम्बलियों के अंदर जाकर बैठे हैं। तो आवाम ने तो अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पर एतमाद किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जमात इस्लामी ने, हम जो कुछ कर सकते थे, हमारे पास तो वसाइल नहीं थे ना। ये बल्दियाती निज़ाम तो 1 साल पहले बना है, 19 जून को टाउन चेयरमैन ने हलफ लिया है। लेकिन आप देखें कि जमात इस्लामी ने उससे पहले भी, अब बैरिया टाउन का मसला आपके सामने है ना। अगर बैरिया टाउन में सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को रिलीफ मिला है, अरबों रुपए लोगों के वापस करवाए गए हैं, तो जमात इस्लामी थी ना। जमात इस्लामी की क्रेडिबिलिटी थी, जमात इस्लामी की साख थी, कि जिसके नतीजे के अंदर जो नामुमकिन चीज़ थी कि किस तरह हज़ारों लोगों को अरबा रुपए वापस करवा दिए जाएँ, पे ऑर्डर की शक्ल में वापस करवाए जाएँ, जमात इस्लामी ने। जब मसला शनाख्ती कार्ड का था, जब शनाख्ती कार्ड के लिए लोगों से ये पूछा जाता था कि आप 1971 में आए तो आप फलाना सर्टिफिकेट भी दीजिए, फलाना सर्टिफिकेट भी दीजिए। जब शहर में की एक बड़ी कम्युनिटी, बिहारी कम्युनिटी, इसी तरह जो कबायली इलाके उससे आने वाले लोग हैं, उनके साथ ये मसला था। वो लोग जो 1971 से पहले से यहाँ रह रहे हैं और बंगाली बोलने वाले हैं, उनके साथ मसला था। जमात इस्लामी ने आवाज़ उठाई। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नादरा के दफातर पे हमने धरने दिए, उसके नतीजे में आम आदमी का मसला हल हुआ। और शनाख्ती कार्ड नहीं होता तो उसका मतलब ये है कि आदमी कुछ भी नहीं है, उसके हाथ पाँव कटे हुए हैं, ना उसको जॉब मिल सकती है, ना वो तालीम आगे हासिल कर सकता है। ये जमात इस्लामी ने मसला ना सिर्फ रेज़ किया, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने इस मसले को हल किया। और इस तरह की तो सैकड़ों चीज़ें हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो KMC का अल-मरकज़ इस्लामी है, आपको शायद याद होगा कि इस KMC के मरकज़ इस्लामी को तो सैनमा घर बना दिया गया था, जो आशा मंजिल पर अल-मरकज़ इस्लामी अब्दुल सत्तार अफ़गानी साहब के दौर में ये मरकज़ इस्लामी कायम किया गया। और ये कसीरुल मकासिद इस्लामी मरकज़ था। यहाँ लाइब्रेरी भी थी, यहाँ रिसर्च के हवाले से लोग आते भी थे, यहाँ सरगर्मियाँ भी होती थीं, यहाँ वर्कशॉप्स भी होती थी, लेक्चर्स होते थे। उसको सैनमा घर बना दिया गया। जमात इस्लामी अदालत गई, जमात इस्लामी ने उसके बाहर एहतजाज किया। मैं उस पर डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट था और अल्हम्दुलिल्लाह हम वो केस जीते, हमने सैनमा घर खाली करवाया वहाँ से। तो ये अचीवमेंट है ना। इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं कि जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हक दो कराची तहरीक के नतीजे के अंदर लोगों के सामने आई हैं। के इलेक्ट्रिक कौन जानता था? हम 2007 में भी हम बात करते थे। ये सारी पार्टियां तो के इलेक्ट्रिक से मिली हुई थी। ये किक बैग्स ले रहे हैं, ये भारी भारी तनख्वाहों पर इन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब को अपॉइंट करवा दिया के इलेक्ट्रिक के अंदर। क्यों बात नहीं करते थे? पीपल्स पार्टी बात क्यों नहीं करती? MKM क्यों बात नहीं करती थी कि इलेक्ट्रिक के मौजू पे? क्यों खामोशी थी? उसकी वजह यह है कि आप इन सारी चीज़ों के अंदर, जो किक बैग्स के अंदर, मुराद समेटने के अंदर, अपने अजीज़ व अपने अकारिब को लगा कर भारी भारी तनख्वाहों पर, और तो और इसी कराची शहर के अंदर ऐसी जगह मैं आज भी बता सकता हूँ कि जहाँ यही गुंडा माफिया का सिस्टम चलता है, यही पार्टीज़ हैं, रिकवरी अफसरान इनके मौजूद थे, MQM, ANP, अमन कमेटियाँ, जिनके ज़रिए वसूली होती थी लोगों से, रिकवरी अफसरान होते थे ये, इन्हीं पार्टियों के ज़रिए। तो किस तरह बात करेंगे? जमात इस्लामी ने इसको टॉक ऑफ द टाउन बनाया और इसके अंदर भी बज़ाहिर ये लगता है कि शायद कुछ भी नहीं हुआ। एक तो लोगों को पता चला कि कौन आपके साथ जुल्म क्या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जैसे मीटर का मसला था, मीटर रेंट लिया जाता था, ये तो हमारी एफर्ट्स थी कि इसके नतीजे के अंदर वो मीटर रेंट का बिजली के बिल से ख़त्म हुआ। ये हमारी एफर्ट्स थी कि वो 7,500 एम्प्लॉयज़ जो के इलेक्ट्रिक ने 2005 में निचकारी के बाद निकाल दिए और अब 3 साल तक उनके नाम पर कुछ पैसे लेते रहे, बिल के अंदर पैसे लेते रहे उन एम्प्लॉयज़ के नाम पर कि हम एम्प्लॉयज़ को नहीं निकालेंगे। निकाल चुके थे और करोड़ों रुपए ले रहे थे। हमने लोगों के वापस दिलवाए। आज भी हम क्लॉ बैग पे जंग लड़ रहे हैं कि 54 अरब रुपए क्लॉ बैग के इलेक्ट्रिक पर वाजिब अदा हैं जो कराची के आवाम को देना है। आज भी SSGC के 170 अरब रुपए हैं जो के इलेक्ट्रिक को देना है। तो ये बात तो हमने लोगों को बताई, लोगों का मुकदमा हमने लड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हक दो कराची तहरीक जा रही है। जो शहर के जेन्युइन इशूज़ है, अब K4, आप मुझे बताइए कि क्या इसके अंदर रुकावट है? क्यों K4 मनसूबा नहीं बनता? आप मुझे बताइए कि कराची मास ट्रांजिट प्रोग्राम क्यों इस पर एग्जीक्यूशन नहीं की गई? कराची को सर्कुलर रेलवे क्यों नहीं दी गई? अगर लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में मेट्रो ट्रेन बन सकती है तो कराची में मेट्रो ट्रेन क्यों नहीं बन सकती? नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ कि सुराब गोड से लेकर टावर तक मेट्रो ट्रेन चलेगी, जिसे ऑरेंज लाइन ट्रेन कहते हैं।
और मास ट्रांजिट वो होता है, ये बसें नहीं होती 50 लोगों को बैठा के बसें चल रही हैं, 1000 लोग 1500 लोग जिसमें जा रहे हैं ट्रेन। नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में वो प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया। चाइना के एक्सॉन बैंक ने ओके कर दिया कि वो फाइनेंस करेगा, सॉफ्ट लोन देगा। फिर क्या हुआ, हुकूमत ने सॉवरेन गारंटी देने से इनकार कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब उस वक्त मुस्लिम लीग काफ में थे, उन्होंने रब्ता किया उस बैंक से, और वो प्रोजेक्ट जो कराची के लिए था वो प्रोजेक्ट कहाँ चला गया, लाहौर चला गया, और वहाँ मोनो ट्रेन चल रही है। ये प्रोजेक्ट सुराब गोड से 3 अट्टी तक एलिवेटेड था और उसके बाद अंडरग्राउंड था। अगर ये उस वक्त बन जाता, नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में इस पर काम शुरू हो जाता सन 2004 में, तो आज शहर के अंदर इतना प्रॉब्लम नहीं होता। लोग जाते हैं मास ट्रांजिट की तरफ, लेकिन कराची आ रहा है चिंचियों की तरफ, यानी कराची चिंची की तरफ आ रहा है 21वीं सदी के अंदर। हमें खुशी है मुल्तान में बने, पिंडी में बने, लाहौर में बने, पेशावर में बने, मेट्रो बस बने, ट्रेन बने, लाइट ट्रेन चले, लेकिन वो शहर जो आपके पूरे मुल्क को टैक्स की मद में, इनकम टैक्स 42% इनकम टैक्स दे रहा हो, एक्सपोर्ट के अंदर जो है वो 60% एक्सपोर्ट दे रहा हो, रेवेन्यू अलग जनरेट कर रहा हो, सूबा सिंध को 95.6% जो सूबा सिंध का रेवेन्यू है कराची देता है। बकिया पूरे सूबे से क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन आपकी माइंडसेट अगर ये हो कब्जा कर लो, सारे वसाइल पे कब्जा कर लो, तो इस तरह तो नहीं हो सकता। अच्छा मुनीम भाई, बातें करना भी आसान है, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना भी आसान है। हमने देखा है कि जमात इस्लामी बात करती है और वो करती भी रहेगी, एक कंटिन्यूसली जो है आवाज़ जमात इस्लामी की जानिब से उठती रहती है। लेकिन इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? जमात इस्लामी इसके अलावा क्यों कुछ करती हुई हमें नज़र नहीं आती ग्राउंड पे कि इन मसाइल का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा हो? अगर एहतिजाजी तहरीक की तरफ भी जाना है, एक अच्छी तहरीक चलाई जाए, बड़ी तहरीक चलाई जाए, और इन मसाइल के हल के बाद ही जो है वो तहरीक ख़त्म हो, ऐसा क्यों नहीं है? देखें, तहरीक तो हमारी अब हक दो आवाम तहरीक हमने चलाई है, या हक दो कराची तहरीक हमारी चल रही है, ये तहरीक तो हमारी जारी है ना। कुछ मसाइल हल हुए हैं, कुछ मसाइल वो हैं जिनको हम एड्रेस कर रहे हैं, जिन पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, S3 प्रोजेक्ट है, K4 प्रोजेक्ट है, क्लिक के प्रोजेक्ट हैं, पूरा शहर उखड़ा हुआ है, हम बात कर रहे हैं ना। क्योंकि हमारे पास देखें, जो अपोजिशन में होता है उसके पास क्या रास्ता है? मतलब आप मुझे बताइए ना कि एक पार्टी अपोजिशन में है, हमारे पास तो कौमी असम्बली में कोई मेंबर नहीं है, सूबाई असम्बली में एक ही मेंबर है हमारा, लेकिन वो सूबाई असम्बली में जो हमारा मेंबर है, अगर मसला 2 अरब रुपए में आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं हैं, आपके पास इन शाहाना अखराजात के लिए पैसे हैं कि आप 2 अरब में 138 गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, डबल केबिन गाड़ियाँ, 4 व्हीलर गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, और अगर ये गाड़ियाँ नहीं खरीदेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। आप ये पैसा डेवलपमेंट में लगाइए, आप इन शाहाना अखराजात से निकलिए जो इस वक्त हमारी हुकूमतों के शाहाना अखराजात हैं, जिसने एक आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। आम आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए मजबूर है, परेशान है कि एक वक्त रोटी खा लेगा तो दूसरी वक्त रोटी कैसे खाएगा। लेकिन हमारी हुक्मरान अपने तर्ज अमल तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे हुक्मरानों को सबक लेना चाहिए कीनिया से, सबक लेना चाहिए बांग्लादेश से, कि जब आवाम निकलते हैं तो फिर भागने का मौका भी बड़ी, ये तो खुशकिस्मती है उसकी कि वो निकल गई वहाँ से हसीना वाजिद, वरना निकलने का मौका भी नहीं मिलता। जी बिल्कुल, देखिए गुफ्तगू जो है वो इस तरह जारी रहेगी। कराची के मसाइल पर जो है वो हम एक कंटिन्यूसली बात करते आ रहे हैं, मसाइल के हल के लिए भी बात की जा रही है। जमात इस्लामी के अमीर जमात इस्लामी कराची जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत का जो सिलसिला है ये जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस जब आएंगे तो फिर थोड़ी सी बात की जाएगी मुस्तकबिल के हवाले से कि आने वाले दिनों में जमात इस्लामी कहाँ पर स्टैंड करती हुई नज़र आ रही है, जमात इस्लामी क्या सोच रही है कि वो कराची की सियासत में किस तरह से अपना किरदार अदा करेगी, और कराची के साथ ही साथ मुल्क भर की सियासत में जमात इस्लामी कहाँ स्टैंड करती हुई नज़र आएगी। क्योंकि एक इलेक्शन गुजर चुका, एक जनरल इलेक्शन गुजर चुका, लेकिन आगे अभी कई जगह इलेक्शंस आने हैं, उनकी तैयारी किस तरह से की जा रही है, इस पर बात की जाएगी। ब्रेक से वापस आते हैं और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है अमीर जमात इस्लामी मुनीम ज़फ़र से जो है हम सबसे पहले सवाल करना चाहेंगे कि मुनीम भाई, जमात इस्लामी की जो कराची की सियासत है वो सबके सामने है, कराची से जितनी आवाज़ उठती है वो मुल्क भर में जो है वो जमात इस्लामी की फैलती हुई हमें नज़र आ रही है।
जनरल इलेक्शन गुजर गए, माजी गुजर गया, ये जो होना था ये सब हो गया। अब बात अगर हम मुस्तकबिल की करें, मुस्तकबिल में जमात इस्लामी जो है वो आपको क्या लगता है ये तमाम चैलेंजेस आपके सामने मुस्तकबिल में भी रहेंगे? ये फॉर्म 45, फॉर्म 47 का मसला रहेगा, फॉर्म 11, फॉर्म 12 का मसला रहेगा, लेकिन इन मसलों से किस तरह से निकला जा सकता है? क्या किसी से बात की जा सकती है? क्या इत्तेहाद बना जा सकता है दोबारा से? जैसे आपने बताया माजी में एक इत्तेहाद है, अगर इत्तेहाद नहीं बन रहा, जमात इस्लामी खुद जो है आती है समझती है कि हम अकेले कर लेंगे, तो अकेले किस तरह से किया जा सकता है? इसके हवाले से आगा कीजिए। देखिए, हमारा रब्ता आवाम से है, हमारा कनेक्शन आवाम के साथ है और हम आवाम से रब्ता कर रहे हैं। अभी इलेक्शन तो कोई नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर विल हो तो आप देखें कि जमात इस्लामी का बनो काबिल प्रोग्राम अल-खिदमत के प्लेटफॉर्म से हमने कराची में बनो काबिल के 3 बैचेस हमारे निकल चुके हैं। बनो काबिल 1.0, बनो काबिल 2.0, बनो काबिल 3.0। और इन तीनों बैचेस से बिल्कुल अगर मैं आपको बताऊं कि 60,000 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो पास आउट हो गए हैं और हमने बनो काबिल 4.0 का आगाज़ कर दिया है। ये वो पॉजिटिव चीज़ है कि जो जमात इस्लामी ने, देखें सिर्फ हमने बात नहीं करी है, हमने नौजवानों का हाथ थामा है, हमने उन नौजवानों को उठाकर खड़ा किया है कि आपको हम आईटी की स्किल से जो है वो आईटी की इतनी स्किल दे दें कि आप कम से कम अपने घर वालों का सहारा बन सकें, आप पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू का ज़रिया बन सकें इस आईटी की स्किल के ज़रिए। ये हमारी स्ट्रेंथ है ना कि हम 60,000 स्टूडेंट वो हैं। हमने सिर्फ बात नहीं की, सन 2022 के अंदर हमने इसको शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 4.0 शुरू करने जा रहे हैं। इसके दायरे कार को पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी ने फैलाया है। हम एक तरफ नौजवानों को मायूस नहीं करेंगे, हम नौजवानों का हाथ थामेंगे, नौजवानों को जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, और 65% नौजवान 30 साल तक के हैं और 80% आबादी का 80% वो है जो 40 साल की उम्र तक का है। ये तो आपकी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की और इंशाअल्लाह ताला इस स्ट्रेंथ को लेकर हम चलेंगे। ये तो हमारा वो प्रोग्राम है कि जो हमने अल-खिदमत के प्लेटफॉर्म से हमने किया है। देखिए, उसके साथ साथ हमारा आवाम से रब्ता है। हमारे धरने हुए, 14 दिन का धरना हुआ, फॉलो अप में हमने गवर्नर हाउस कराची पर हमने धरना दिया। हमने वो सारे इश्यूज़ के जो आवाम के इश्यूज़ थे हमने उनको एड्रेस किया। 28 अगस्त की हड़ताल, आप मुझे बताएं, वो कामयाब तरीन हड़ताल थी, पुरअमन हड़ताल, कि जिसके अंदर किसी गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ा गया, जिसमें किसी गाड़ी को आग नहीं लगाई गई, मोटरसाइकिल को आग नहीं लगाई गई, पुरअमन हड़ताल। तो साहब पुरअमन हड़ताल तो उस वक्त होती है कि जब लोगों का कोई मसला है, आप उस मसले पे बात कर रहे हैं कि भाई बिजली के महंगे महंगे बिल, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है ख़त्म कर। हमारा आवाम से अल्हम्दुलिल्लाह रब्ता है। हम किसी हमारी शुरा की पॉलिसी है कि हम किसी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे और अभी इंतखाब होने भी नहीं जा रहे। हम इंशाअल्लाह ताला आवाम से साथ कनेक्ट होंगे, आवाम को साथ मिलाएंगे। मेंबर साजी का जमात इस्लामी ने आगाज़ कर दिया है। पूरे मुल्क के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम 50 लाख मेंबर बनाने जा रहे हैं सितंबर के महीने में, और हम आवाम की कुव्वत से, अल्लाह की मदद और ताईद से, आवाम की कुव्वत से इनको मेंबर भी बनाएंगे, इनको साथ लेकर चलेंगे, इनको इंशाअल्लाह ताला पढ़ाएंगे भी, आगे भी बढ़ाएंगे। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये वतन अज़ीज़ अपनी असल की तरफ आएगा और इसको ऐसी क़यादत मिलेगी जो अमानतदार हो, जो दयानतदार हो, जो खौफ खुदा रखने वाली हो और जो आवाम की खिदमत करती है। जमात इस्लामी तो ये काम मैंने देखा है, जितना फॉलो किया है, जमात इस्लामी ये शुरू से काम करती आ रही है। मेरा सवाल वहीं का वहीं पे है, फॉर्म 45 और 47 का मसला जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, इस मसले को किस तरह से डील किया जाएगा? देखें, अब फॉर्म 45 और 47 के हवाले से आपने भी देखा कि जितनी बात हो रही है इस वक्त, अब सोशल मीडिया का दौर है और फॉर्म 47, जो लोग फॉर्म 47 पर कामयाब हुए हैं उनका पीछा नहीं छूटेगा। ये फॉर्म 47 पे कामयाब होने वाले लोगों का पीछा हम करते रहेंगे, इस पर हम बात करते रहेंगे। चैप्टर क्लोज नहीं होगा, ये माजी का हिस्सा नहीं बनेगा, इस पर बात होती रहेगी। और वो लोग जो फॉर्म 47 के इन लोगों को जिन्होंने इस कौम के ऊपर मुसल्लत किया है, उनको भी इस नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए है कि आप इनको मुसल्लत करने के नतीजे में, देखें कामयाब कोई भी होता है, XYZ कोई भी कामयाब होता है। हमारा मसला ये नहीं है, हमारा मसला ये है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए है, शफाफियत होना चाहिए है। आप तो जमहूरियत का रास्ता भी लोगों के लिए बंद कर रहे हैं, आप तो इंतखाब का रास्ता भी इससे भी लोगों को मायूस कर रहे हैं, तो आप किस तरफ लोगों को लेकर जा रहे हैं फिर इसके ज़रिए? तो इस पर तो बात होगी। जो लोग 2-2 हज़ार वोट लेकर काबिज़ हुए हैं, 3-3 हज़ार वोट लेकर काबिज़ हुए हैं, उन पे तो बात होगी कि उन्होंने जिस तरह डाका डाला है,
और जो लोग मुसल्लत, जिन लोगों ने मुसल्लत किया है उन पर भी बात होगी, ये सारे लोगों पर बात होगी। इनको माजी का हिस्सा ना समझें आप। और इसी के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला आगे भी वे आउट इसी के नतीजे में निकलेगा। इसी के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला इन जालिमों का हाथ रोका जाएगा। मुनीम भाई, अभी आपने जो है वो यूथ की बात करी कि यूथ को साथ रखते हुए आप जो है बात को आगे बढ़ाएंगे, मुस्तकबिल को आप टारगेट कर रहे हैं यूथ को अपने साथ जोड़ने में। यूथ को जोड़ना अपने साथ जो है वो थोड़ा सा हमने देखा है मुश्किल काम है। बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, वो दावा करती हैं, वो यूथ प्रोग्राम्स उनके बड़े बड़े आते हैं, लेकिन फिर भी यूथ नहीं जोड़ पाती। आप इतने पुरुमीद कैसे हैं कि जो है यूथ आपके साथ जुड़ जाएगी? असल में हमने तो करके दिखाया ना। आप देखें, कोई पॉलिटिकल पार्टी है कि जिसके दफ्तर में यूथ का, बनो काबिल का, IT का मरकज़ हो? हमारे दफ्तर में मौजूद है। यहाँ सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक जो है वो सुबह के औकात में बच्चियाँ आती हैं, तालबात आती हैं, और शाम के औकात में बच्चे आते हैं और IT की स्किल हासिल कर रहे होते हैं। हमने तो करके दिखाया है अल्हम्दुलिल्लाह। इस शहर के अंदर लाखों लोगों की रजिस्ट्रेशन हुई, हज़ारों लोगों ने इससे इस्तेफ़ादा किया। मैंने आपको बताया कि 3 हमारे प्रोग्राम तो गुजर चुके हैं, यानी 3 बैचेस हमारे गुजर चुके हैं और चौथा बैच जारी है। तो हमने करके दिखाया। इंशाअल्लाह ताला यही कनेक्शन बनेगा। हम कराची के नौजवानों को, मुल्क के नौजवानों को उनके कदमों पाँव पे खड़ा करेंगे ताकि वो अपने वालिदैन का सहारा बन सकें। और इसी कनेक्शन के नतीजे के अंदर इंशाअल्लाह ताला हम समझते हैं कि मुस्तकबिल रोशन है, मुस्तकबिल ताबनाक है, ना सिर्फ जमात इस्लामी का बल्कि पूरे पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह ताला इसी से वाबस्ता है। और हल अगर कोई है तो वो सिर्फ जमात इस्लामी है। जी बिल्कुल। देखिए, अमीर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद थे। हमने जो है वो काफ़ी मौज़ूआत पर बातचीत करी। जमात इस्लामी के माजी पे बात हो, कराची की सियासत पे बात हो, बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद टाउन चेयरमैन्स की जो कारकर्दगी है उसके ऊपर बातचीत हो, या फिर यूथ को साथ जोड़ने की बातचीत हो, इन तमाम तरह चीज़ों के ऊपर हमने जो है वो बातचीत करी है। बातचीत करते हुए हमें एक नताइज कुछ मिले हैं कि वो नताइज ये हैं कि जमात इस्लामी जो है वो मुस्तकबिल को देख रही है। अब मुस्तकबिल में अब किस तरीके से जमात इस्लामी काम करती हुई हमें नज़र आएगी, सियासत में उसका क्या किरदार होगा, इस पे हमने बातचीत करी। और इससे हमें ये चीज़ जो है वो ये बात हासिल हुई कि जमात इस्लामी यूथ को टारगेट करते हुए, यूथ को साथ लेते हुए जो है वो आगे चलेगी और मसाइल को हल भी करेगी और अपनी सियासत को भी आगे बढ़ाएगी। ये तमाम तर मौज़ूआत पे आइंदा भी दिनों में जो है वो बातचीत होती रहेगी। और जो ये सिटी स्पेशल का सिलसिला है ये आपके साथ चलता रहेगा। लेकिन आज के लिए जो है वो इजाज़त चाहेंगे और आज के लिए इतना ही। मुनीम ज़फ़र, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ मौजूद थे। उनका एक बार फिर शुक्रिया।